तो आप सभी साथियों को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेट नाइट सेशन में। आपका अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की या सामान्यतः एक साधना के तौर पर पढ़ाई कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे। और एक महत्वपूर्ण बात, एक जो बैंकिंग में आपको उत्तरदायित्व मिला है या जो भी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है आपका, जो कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है, उसमें आप अपनी सहभागिता बहुत ही उम्दा तरीके से और एक ज्ञानवान बैंकर की भांति निभा रहे होंगे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण रोल अदा करना है। जो भी बेनिफिशरी है उसको उसका बेनिफिट लास्ट माइल तक पहुंचाना है, और उसके लिए आपको विवेकाधीन अधिकार दिए गए हैं और उसके लिए आपको सीखना होता है। और सही बेनिफिशरी उस आखिरी माइल तक, लास्ट माइल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी के बीच जो भी दिशा निर्देश है उसका अनुपालन भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये दोनों चीज़ों के बीच एक ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस होना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके आप अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से निर्वहन कर पाएंगे, या आप आनंद ले पाएंगे अपनी जो सेवा जिसके लिए आप चुने गए हैं। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? कोई साथी कंफर्म कर देंगे? सुधीर जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी सर, बिल्कुल सर, अच्छे से पहुंच रही है सर। नमस्कार सर। नमस्ते जी सुधीर जी। जी सर। प्रियरिटी सेक्टर में बहुत सारे चेंज हुए हैं। वैसे प्रियरिटी सेक्टर आप बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन आपको इंतजार है इस सेशन का, अच्छा कुछ सीखने मिलेगा। जी सर, बिल्कुल सर, आरआरबी में सर 75% प्रायोरिटी सेक्टर ही रहता है, तो इसलिए। अच्छा। हाँ, जी। ये बड़ा अच्छी बात कही, क्योंकि आरआरबी में 75% तो प्रियोरिटी सेक्टर है। इसीलिए जी। प्रियोरिटी सेक्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि 75% तैयारी प्रियोरिटी सेक्टर की कर लिया जाए तो 75% समाधान हो जाएगा। सही जी सर, बिल्कुल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 75% तैयारी कर लिया जाए तो 75% सवाल भी बन जाएंगे। 75% आपका किरदार का निर्वहन भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादातर लोन जो है प्रियरिटी सेक्टर का करते हैं। तो एक दो पार्ट में इसको करेंगे। आज कुछ कोर प्रियरिटी सेक्टर का पढ़ेंगे, फिर कल भी हम लोग प्रियरिटी सेक्टर के माइन्यूटली अंदर भी पढ़ेंगे। तो चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ। प्रियरिटी सेक्टर में चेंज हुआ है। अब सुधीर जी ने बता ही दिया है कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, वो भी हम्म। बढ़िया आगे थे स्क्रीन पर। तो आप सुधीर जी बता दीजिए, पावर पॉइंट आपको दिख रहा है? मैं भी आपको दिख रहा हूँ? जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। चलिए। तो आप सभी का रिवाइज्ड प्रियरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस के प्रथम भाग, प्रथम सेशन में आपका स्वागत है। आज भले ही लेट नाइट है, लेकिन जब रात भर हम लोग देर रात तक क्रिकेट देख सकते हैं या कुछ और सोशल मीडिया देख सकते हैं, तो 1 घंटा पढ़ने के लिए भी हम तैयार हो सकते हैं, जिसका हमको कल हमारे व्यवसायिक जीवन में काम आएगा। इसीलिए जब भी कहीं पढ़ने का मौका मिले तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, सीख लीजिएगा, क्योंकि इसका जो उपयोग है आप लंबे समय तक करेंगे। तो प्रियरिटी सेक्टर गाइडलाइन अभी 24 मार्च 2025 को आरबीआई ने मास्टर डायरेक्शन चेंज किया है, रिवाइज गाइडलाइन जारी किए हैं। और ये कहा है कि ये जो गाइडलाइन प्रियरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइन 2025 24 मार्च को जारी किया गया है, ये एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2025 से। यानी आज कौन सी तारीख है सुधीर जी? आज की जी तारीख है सर, 4 अप्रैल सर, 4 4 अप्रैल अप्रैल 2025। तो जो जी। लैंडिंग प्रियरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइन का रिवाइज सर्कुलर है, वो इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2025 से, यानी अभी लागू हो गया। तो रिवाइज प्रियरिटी सेक्टर गाइडलाइन 2025, आरबीआई हैज इशूड द डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन शैल कम इनटू इफेक्ट ऑन अप्रैल 1 2025। तो 1 अप्रैल 2025, ये तारीख थोड़ा गड़बड़ नहीं लग रहा है? लेकिन हम लोग का जो फाइनेंशियल ईयर भी इसी तारीख को शुरू होता है। अप्रैल फुल मनाते हैं कॉमेडी तरीके से, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है ना? ऐसे किसी ने एक प्रथा चालू कर दी होगी। तो 1 अप्रैल से ये लागू हो गया रिवाइज प्रियरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइन। इसके पहले एक बड़ा परिवर्तन हुआ था 2020 में, जब आफ्टर कोविड दिशा निर्देश सरकार ने जारी किया था। तो 4 सितंबर 2020 में वो गाइडलाइन जारी हुए थे। याद आ रहा है ना वो कोविड का टाइम? सुधीर, याद आ रहा है कोविड के जी। समय कितनी कितनी परेशानी हुई थी, है ना? जी सर। जी।
और सारे लोग जो है मजदूर लोग कहीं रुके हुए हैं, कहीं कुछ रुके हुए हैं। अर्थव्यवस्था एकदम रुकी हुई थी, पहिए सारे थम गए थे, है ना। तो उस जी समय सर बिल्कुल। सितंबर 2020 में प्रियरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइन जारी किए गए थे। और उसके बाद समय समय पर बहुत मॉडिफिकेशन हुआ, लेकिन मास्टर डायरेक्शन जारी हुआ था 4 सितंबर 2020 को। और वो अब सुपरसीड कर जाएगा, ये जो डायरेक्शन जारी किया गया है 24 मार्च 2025 को। और ये इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2025 से। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी देखेंगे, मतलब ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा। तो जो प्रियरिटी सेक्टर लैंडिंग जो गाइडलाइन सरकार रखता है, उसके पीछे का जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य यही है कि ऐसे सेक्टर जो वंचित हो जाते हैं, उनको अगर कोई व्यवसाय करना है या कहीं अपने आत्मनिर्भरता के लिए पूंजी की जरूरत होती है और वो वंचित हो जाते हैं, ऐसी वंचित लोग जब सिस्टम तक नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसे लोगों को क्रेडिट फ्लो प्रोवाइड कराना, ऐसे लोगों को हाथ पकड़कर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराना होता है, ये प्रियरिटी सेक्टर का मुख्य उद्देश्य है। ताकि वंचित लोग, निचले तबके के लोग, कमजोर वर्ग के लोग, या ऐसे लोग जो अंडर सर्व हैं, उनको क्रेडिट वर्दी जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड कराना, ये इसका उद्देश्य है। और प्रियरिटी सेक्टर जो गाइडलाइन मैंने बताया, अभी जो नया गाइडलाइन आया है वो 2020 सितंबर वाले गाइडलाइन को सुपरसीड करता है। और ये जो गाइडलाइन है वो कहाँ कहाँ लागू होगा। ये गाइडलाइन कॉमर्शियल बैंक्स में लागू होंगे, रीजनल रूरल बैंक में, लोकल एरिया बैंक्स में और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में लागू होंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी लागू होंगे, फॉरेन बैंक में भी लागू होंगे। और ऐसे फॉरेन बैंक जिनकी 20 से कम शाखाएं हैं, ऐसे फॉरेन बैंक जो जिनकी 20 से ज़्यादा शाखाएं हैं, उन पर भी लागू होंगे। तो एप्लीकेबिलिटी है, पर्पस है। आइए हम देखते हैं इसका और डिटेल पर्पस यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। टू प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर इंश्योरिंग एडवोकेट फ्लो ऑफ क्रेडिट। प्रियरिटी सेक्टर गाइडलाइन भारत सरकार रिजर्व बैंक के माध्यम से बैंकों को प्रोवाइड करती है, ताकि बैंकों को एक फ्रेमवर्क मिले जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से जो इकोनॉमिक सेक्टर में ऐसे लोग हैं जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम करना चाहते हैं, उनके साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनमें कंट्रीब्यूशन करें। और जो ऐसे वन अंडर सर्व लोग हैं, वहाँ पर क्रेडिट सपोर्ट दिया जाए। ये पर्पस है प्रियरिटी सेक्टर गाइडलाइन का। और प्रियरिटी सेक्टर गाइडलाइन प्राय इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि सरकार ने कुछ सेक्टर को प्रियरिटी दिया है, ताकि उन सेक्टर्स में अगर पूंजी का निवेश होता है तो वहां पर ज़्यादातर वंचित लोगों को या कमजोर तबके के लोगों को सहायता होगी। तो जब एक देश के सारे लोग बढ़ेंगे तभी देश जो है आगे बढ़ेगा। इसीलिए सरकार ने कुछ सेक्टर को प्रियरिटी सेक्टर चुना है। तो बैंकों को अपने कामकाज के अलावा उन प्रियरिटी सेक्टर में भी काम करना होता है, जिसके लिए सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो ये प्रियरिटी सेक्टर होते हैं। प्रियरिटी सेक्टर के ये आइटम्स हैं जो आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिनको सरकार ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र घोषित किया है। पहला सेक्टर है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर प्रियरिटी सेक्टर का हिस्सा है। दूसरा सेक्टर है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस। तीसरा सेक्टर है एक्सपोर्ट क्रेडिट। चौथा सेक्टर है एजुकेशन लोन्स। पांचवा है हाउसिंग लोन। छठा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सातवां है रिन्यूएबल एनर्जी। और आठवां है अदर प्रियरिटी सेक्टर या वीकर सेक्शंस वगैरह। तो ये 8 सेक्शंस हैं प्रियरिटी सेक्टर के, या प्रियरिटी सेक्टर के आइटम्स कहते हैं, प्रियरिटी सेक्टर के कैटेगरी कहते हैं। एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर प्रियरिटी सेक्टर या वीकर सेक्शन, इंक्लूडिंग वीकर सेक्शन। तो जब भी प्रियरिटी सेक्टर की बात आए तो इसी तरह कंठस्थ याद होना चाहिए, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं स्क्रीन पर देखकर। तो आपको भी बिना स्क्रीन के भी याद रहना चाहिए कि प्रियरिटी सेक्टर में 8 आइटम्स आते हैं: एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन,
सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और अदर प्रायोरिटी सेक्टर। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर हैं जिनमें स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि बैंकों को इनका कुछ हिस्सा जो लक्ष्य दिए गए हैं उनको हासिल करना है। और अगर हासिल नहीं करेंगे तो वो उनको जो है वो पैसा, उतने रुपए का पैसा उनको निवेश करना था, नहीं रखेंगे तो वो पैसा उनको आरआईडीएफ में निवेश करना होता है, जिनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। अब आते हैं टारगेट। तो जब प्रियरिटी सेक्टर के जो लक्ष्य जिसकी बात हम कर रहे हैं, तो प्रियरिटी सेक्टर के जो लक्ष्य है वो डिसाइड किए जाते हैं एएनबीसी या सीईओबीएससी। एएनबीसी का मतलब होता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, और सीईओबीएससी का मतलब होता है क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। तो कॉमर्शियल बैंक के लिए सबसे जो पॉपुलर सीरीज का सवाल पूछता है वो टोटल प्रियरिटी सेक्टर का टारगेट पूछता है। तो अगर प्रियरिटी सेक्टर गाइडलाइन में देखेंगे तो आपको टोटल प्रियरिटी सेक्टर या प्रियरिटी सेक्टर के टारगेट में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं दिखेगा। ओवरऑल जो 2020 में टारगेट था वो भी अभी सेम टारगेट है, लेकिन उसके अंदर जो सब टारगेट है या स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर जो क्लासिफिकेशन है उनमें चेंजेस आया है, बड़ा चेंजेस आया है। तो यहाँ पर मैं इस स्क्रीन को दिखाकर ये बताना चाहता हूँ कि जो मेजर टोटल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट है अलग अलग कैटेगरी में, बैंक्स कैटेगरी में, वो समान है। जैसे कॉमर्शियल बैंक्स के लिए टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट 40% ऑफ एएनबीसी आर सीईओबीएससी व्हिच एवर इज हायर। ये पहले भी था, अभी भी है टोटल। आरआरबी में, हाँ सुधीर जी, पहले कितना था बताइए आरआरबी में? वो भी जी पचहत्तर सर, सेवेंटी परसेंट फाइव था सर, सेवेंटी फाइव अभी भी परसेंट ही था। 75% है। जी सर। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में भी 60% था, अभी भी 60% है। एग्रीकल्चर में पहले कितना था? 18% था सर। 18% था। एमएसएमई में, 7.5 ही था सर। ये जी सर। एक्चुअल में एमएसएमई नहीं, ये माइक्रो इंटरप्राइजेस है। माइक्रो माइक्रो एंटरप्राइज है। इंटरप्राइजेस में 7.5। और वीकर सेक्शन में कॉमर्शियल बैंक के 12% है। और आरआरबी के लिए कितना है? वीकर आरआरबी सेक्शन के के लिए लिए, सर, आरआरबी के लिए आरआरबी के लिए कितना पंद्रह रहेगा? परसेंट है सर, पंद्रह 15% परसेंट है, ठीक है। 15% है जी। तो जितने लक्ष्य अभी मैं और सुधीर जी ने डिस्कस किया इसमें कोई परिवर्तन अभी नहीं है, लेकिन बड़ा परिवर्तन आगे आपको दिखेगा। आइए ले चलता हूँ। यूसीबी में तो सर शायद 75 था पहले ना, अर्बन कोऑपरेटिव में जहाँ तक अर्बन याद आ। कोऑपरेटिव बैंक में 75% था, उसको चेंज करके 60% कर दिया है ना। 60%। और ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी 75% ही है। आगे हम लोग कैटेगरी वाइज देखेंगे। टारगेट और सब टारगेट फॉर प्रियरिटी सेक्टर जब हम बात करते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक प्रियरिटी सेक्टर के टारगेट डिसाइड किए हैं। और ये सब टारगेट और टारगेट सेट किए जाते हैं एएनबीसी या सीओबीएसई के बेसिस पर, एप्लीकेबल जो करस्पॉन्डिंग डेट है प्रीसीडिंग ईयर का, उसके आधार पर तय किया जाता है। एएनबीसी और सीओबी दोनों का फुल फॉर्म बस जान लीजिए। बाकी एएनबीसी क्या है वो उसका डिटेल हम लोग पुराने सेक्शन में पढ़े थे, वो सेम टू सेम है। उसमें जो उसके डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। आगे देखिए, टोटल प्रियरिटी सेक्टर के जो टारगेट हैं उनमें भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। आगे उनके सब टारगेट या स्पेसिफिक सेक्टर में जो चेंजेस आए हैं, तो टारगेट डिसाइड किए जाते हैं एएनबीसी और सीईओबीएससी के आधार पर डिसाइड किए जाते हैं ये निर्धारित किए जाते हैं। अब यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? सुधीर, स्क्रीन पर दिख रहा है ना? जी सर, बिल्कुल टारगेट सर। फॉर डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड फॉरेन बैंक्स विथ 20 ब्रांचेस एंड अबव। मतलब ये जो टारगेट है, ये टारगेट जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है प्रियरिटी सेक्टर का, वो किसके लिए है? डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक के लिए है। फॉरेन बैंक जिनकी 20 से ज़्यादा शाखाएं उनके लिए है। आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक को हटाकर। तो टोटल प्रियरिटी सेक्टर जो टारगेट है वो 40% ऑफ एएनबीसी है। जहां मैं एएनबीसी बोलता हूं वहां आगे सीई ओ बी एस सी को भी जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो टारगेट की बात कर रहा हूँ वो टारगेट है डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के लिए और फॉरेन बैंक जिनकी 20 से ज़्यादा शाखाएं हैं उनके लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का 40%। अगर कोई फॉरेन बैंक 20 से ज़्यादा शाखाएं खोली हैं तो भैया हमारे नियम का पालन करिए, प्रायोरिटी सेक्टर में लोन बांटिए। एग्रीकल्चर का जो टारगेट है 18% है। माइक्रो इंटरप्राइजेस का जो टारगेट है 7.50% है। वीकर सेक्शन का टारगेट है 12%। ये तो याद ही होगा।
और ये आपको याद होना भी चाहिए। ये जो लक्ष्य आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो है डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के लिए और फॉरेन बैंक्स विद 20 ब्रांचेस एंड अबव के लिए है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई डाउट है इसमें सुधीर? नहीं क्लियर सर, है? ओके। तो जी जो सर। टारगेट्स हैं वो चार कैटेगरी में ही आपको याद रखने हैं: टोटल पीरियोडिक सेक्टर, एग्रीकल्चर, माइक्रो इंटरप्राइजेज और वीकर सेक्शन। सेक्टर। ठीक है। अब बात करते हैं टारगेट फॉर फॉरेन बैंक्स विथ लेस देन 20 ब्रांचेस। जहां पर फॉरेन बैंक उनकी 20 से ज़्यादा शाखाएं हैं उनके लिए टारगेट तो वही हो जाएगा जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के लिए हैं। लेकिन ऐसे फॉरेन बैंक जिनकी 20 शाखाओं से कम, 20 से कम शाखाएं यहाँ पर कार्यरत हैं, उनके लिए टोटल प्रियरिटी सेक्टर का टारगेट तो 40% होगा। लेकिन जो फॉरेन बैंक यहाँ पर हैं वो ज़्यादातर क्या करेंगे, एक्सपोर्ट क्रेडिट करते हैं। एक्सपोर्ट क्रेडिट करते हैं। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट जो होगा मैक्सिमम जो है 32% एक्सपोर्ट क्रेडिट होना चाहिए। लेकिन दूसरे जो प्रियरिटी सेक्टर हैं वो 8% से कम नहीं होना चाहिए। तो ये आपका 40% का टारगेट है फॉरेन बैंक जिनकी 20 से कम शाखाएं हैं। 20 से कम शाखाएं हैं तो 40% टारगेट पूरा करना है। लेकिन उस 40% में 32% एक्सपोर्ट क्रेडिट होना चाहिए और 8% कम से कम अदर प्रियरिटी सेक्टर होने चाहिए। यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए सच कोई टारगेट नहीं है। माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए सच कोई टारगेट नहीं है। वीकर सेक्शन के लिए इस पर टारगेट नहीं कर दिया तो ठीक है, नहीं तो ऐसा कोई टारगेट दिया नहीं है। लेकिन एग्रीकल्चर, एमएसएमई, वीकर सेक्शन, अदर प्रायोरिटी सेक्टर ये सब मिला के कम से कम 8% एएनबीसी और सीईओबीएससी सी। होना ही चाहिए। सीईओबीएससी का मतलब होता है क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है सुधीर, है ना? बिल्कुल सर, ओके सर, जी सर। डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक है या फॉरेन बैंक है जिनकी 20 से ज़्यादा शाखाएं हैं वो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर 40% करेंगी, एग्रीकल्चर 18% करेंगी, माइक्रो 7.5% करेंगे, वीकर सेक्शन 12% करेंगे। लेकिन फॉरेन बैंक जिनकी 20 से कम शाखाएं हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर का 40% टारगेट करेंगे, जिनमें से 32% एक्सपोर्ट क्रेडिट होगा और कम से कम 8% जो है अदर प्रायोरिटी सेक्टर होने चाहिए। एग्रीकल्चर का कोई ऐसा टारगेट नहीं है, माइक्रो का कुछ ऐसा टारगेट नहीं है, वीकर सेक्शन का ऐसा कोई टारगेट नहीं है। अब बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है पढ़ो क्या लिखा है, कौन सा बैंक लिखा है? रीजनल रूरल बैंक सर, रीजनल आरआरबी। रूरल बैंक है ना? तो ज़्यादातर ये आपके रीजनल रूरल बैंक में पूछता है। वैसे तो आपको सभी का टारगेट पता होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर इनमें से कौन सा सवाल पूछता है सुधीर, ऐसे रिकॉल क्वेश्चन में देखेंगे तो कौन सा सवाल पूछता है? टोटल प्रायोरिटी सेक्टर तक का टारगेट पूछता है सर आरआरबी के लिए, कि टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट क्या है आरआरबी के लिए, 75%। सुधीर बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है किसका, सुधीर बताओ। टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट पूछता है आरआरबी के लिए सर, आरआरबी टोटल टोटल प्रायोरिटी। प्रायोरिटी सेक्टर का पूछता है जो 75% है। तो इसीलिए वो बोल रहा है सर इसके लिए तो मैं 75% तैयार था कि जब भी ये क्लास होगा मैं 75% तैयारी करूंगा तो ये पूरा काम होगा। तो 75% टारगेट है टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का, एग्रीकल्चर का 18% है, माइक्रो इंटरप्राइजेस का 7.5% है और वीकर सेक्शन का कितना है? 15% है। 15% है। लेकिन जब हम आप लोगों का बैलेंस शीट पढ़ते हैं सुधीर आप देखे होगे, ये जो टोटल जी सर। प्रायोरिटी सेक्टर है ना ये 90% तक चला जाता है। बिल्कुल सर। और ये एग्रीकल्चर जो है 40% तक, 45% तक चला जाता है। और ये वीकर सेक्शन है ये तो ये भी 46% तक चला जाता है। आप देख लेना, जब आपका मैं जी। बैलेंस शीट वगैरह पढ़ाता हूँ तो ये 90% जाता है टोटल प्रायोरिटी सेक्टर। क्योंकि हमें तो अब आदत हो गई है ये प्रायोरिटी सेक्टर में करने की, तो इसके अलावा हमें कोई जचता नहीं है ना? तो प्रायोरिटी सेक्टर और दूसरा वो पोर्टफोलियो सोशियो इकोनॉमिक जो आपका एरिया है रूरल बैंक का उसमें ये प्रायोरिटी सेक्टर सूट करता है। जी और सर। बहुत यूज़र फ्रेंडली तरीके से आप उनको क्रेडिट इन्हांस दे सकते हैं, सपोर्ट देते हैं, क्योंकि पॉलिसी वैसी डिज़ाइन की गई है। अंडर सर्व लोगों को क्रेडिट वर्दीनेस देने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया है, आपके बैंक ने भी पॉलिसी बनाई है। जैसे कि आप लोग देखो एसएचजी में कितना ज़्यादा लोन करते हैं ना? जी सर, बिल्कुल। फिर उसके बाद छोटे छोटे जो किसान होते हैं उनको केसीसी देते हैं, एलाइड एक्टिविटी के लिए देते हैं, या छोटा व्यापार करने के लिए आप लोग जो मुद्रा लोन, जी। पीएम स्वनिधि योजना, पीएमईजीपी देते हैं सर, है सभी ना? के। और जो स्मॉल वीकर सेक्शंस के लिए जो लोन देते हैं हम लोग, है ना, डिजेबल पर्सन्स को, फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी को, ये सारी चीज़ें जो है सूट करती हैं।
तो रीजनल रूरल बैंक के सारे टारगेट एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट 75% है। एग्रीकल्चर का टारगेट 18 है, जो सभी में 18 है जहाँ जहाँ एप्लीकेबल है। माइक्रो इंटरप्राइजेस का जो टारगेट है 7.5% है, और सभी के लिए 7.5% है जहाँ जहाँ एप्लीकेबल है। वीकर सेक्शन का टारगेट आपका ज़्यादा है, वो है 15%। और बाकी बैंकों के लिए कितना है सुधीर? 12% है सर कमर्शियल बैंकों के लिए, और फॉरेन बैंक्स विद मोर देन 20 ब्रांचेस। ओके। और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी 12% है। जी। चलिए, अगला स्क्रीन आपके पास आया है स्मॉल फाइनेंस बैंक का। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो टोटल प्रियोरिटी सेक्टर टारगेट है 75% है। एग्रीकल्चर का टारगेट है 18%। माइक्रो इंटरप्राइजेस का टारगेट है 7.50%। वीकर सेक्शन का जो टारगेट है वो 12% है। तो ये जो टारगेट यहाँ पर है 75% टोटल प्रियोरिटी सेक्टर का स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए है, और वीकर सेक्शन का 12% है। बाकी एग्रीकल्चर और माइक्रो इंटरप्राइजेस तो समान है। और एक आता है टोटल प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए टारगेट देखिए आपके स्क्रीन पर है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए टोटल प्रियोरिटी सेक्टर का टारगेट है 60%। एग्रीकल्चर के लिए एज सच ऐसा कोई टारगेट दिया नहीं है। माइक्रो इंटरप्राइजेस जो है 7.50% है। वीकर सेक्शन के लिए 12% है। तो हालांकि इसके बारे में बहुत कम बार पूछा जाता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए, लेकिन हमें तो इतने सारे जो हम लोग चार कैटेगरी में डिस्कस किए हैं, एक है डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक, दूसरा है फॉरेन बैंक लेस देन 20 ब्रांचेस, स्मॉल फाइनेंस बैंक आरआरबी और यूसीबी, ये पांच कैटेगरी के तो आपको टारगेट याद होने चाहिए। तो यूसीबी मतलब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट 60% है। एग्रीकल्चर का ऐसा सच कोई टारगेट नहीं है। माइक्रो इंटरप्राइजेस का 7.50 है। वीकर सेक्शन का 12% है। ठीक है सुधीर, ऐसे समझ में आ जी रहा है? सर। एक दो बार देखना जी। पड़ता है। प्रायोरिटी सेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो 3 बार 4 बार 5 बार 7.5 बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि टारगेट इसके लगभग 75-75% है, तो 7.5 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। और बहुत बार, कितनी बार तो पढ़ाए होंगे, मैं तो लग रहा है 1760 बार पढ़ाए होंगे हम लोग। क्वेश्चन के फॉर्मेट में, छोटे छोटे टॉपिक के फॉर्मेट में पढ़ाए हैं। चलिए अब बात करते हैं की एग्रीकल्चर लैंडिंग एरिया। तो की एग्रीकल्चर लैंडिंग एरिया मतलब प्रियोरिटी सेक्टर की कितने आइटम है सुधीर, बताओ कितने आइटम है? 8 आइटम है। जी सर। क्या क्या है? एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, एजुकेशन लोन एजुकेशन है, लोन। हाउसिंग लोन है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, और अदर प्रायोरिटी सेक्टर इंक्लूडिंग वीकर सेक्शन है। वो जी। आठों चीजों को पढ़ेंगे, है ना? तो अभी आज के सेशन में हम लोगों ने टारगेट देखा, अभी कुछ की एग्रीकल्चर लैंडिंग एरिया देख लेते हैं। और कल के सेशन में हम एग्रीकल्चर को डिटेल पढ़ेंगे। आज थोड़े से मोटा मोटा हम पढ़ेंगे। जैसे ये जो मैं 8 आइटम गिनाया अभी, उनमें से एग्रीकल्चर पार्ट लेते हैं, तो एग्रीकल्चर के भी 3 भाग होते हैं। एक फॉर्म एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, और एग्रीकल्चर एंसिलरी बिजनेस होता जी है। सर्विसेज। तो आप देखे होंगे, क्रॉप लोन केसीसी अलाइड एक्टिविटी है, और इंडिविजुअल अगर लोन लेना आ रहा है, किसान लोन लेने आ रहा है, तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं, जितना भी लोन देंगे नीड बेस्ड लोन होगा, वो प्रियोरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा। पीछे स्क्रीन कितना अच्छा लग रहा है ना सुधीर, हैं? वाह! जी सर। अगर ऐसे सुबह सुबह उगते हुए सूरज के समय ऐसी जगह चले गए तो कैसा लगेगा? वाह यार, मैं धन धान्य से परिपूर्ण हो गया हूँ, ऐसे लगेगा नहीं, है ना? जी सर, आजकल यही दिख रहा है नॉर्थ इंडिया में, तो यही है, गेहूं का टाइम है, गेहूं भी हाँ। पक चुकी है। जी सर। तो आप लोग जाते हैं ऐसे खेत वगैरह देखने? जी सर, गांव में ब्रांचेज है तो आसपास खेत है, तो वहाँ दिखते हैं सर, गेहूं पके हुए हैं, पकने लग रहे हैं, कुछ पक चुके हैं। जी तो सर। बढ़िया, ऐसे सेल्फी लेके भेजना ना, मैं कैसे सुबह सुबह भेजता रहता हूँ आप लोगों को, तस्वीर भेजता रहता हूँ ना, मैं जी बताता सर रहता हूँ बिल्कुल। हाँ? जी सर। प्राय ऐसा कोई सा दिन नहीं होता होगा जो कि मैं एक तस्वीर भेज के ना दिखाता हूँ आपको, है ना? अब आदत जी सी हो सर। गई है, मेरे लिए समय ही नहीं लगता, क्लिक करता हूँ मैं आप लोग को भेज देता हूँ। क्योंकि आप एक अच्छे मेरे साथ परिवार जैसे लगते हो, तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं भेज देता हूँ, तो ऐसा लगता है कि सब लोगों से मिल के आ गए मैं। आपको अच्छा जी लगता है? सर बिल्कुल सर, मोटिवेशन मिलता है सर। जी। चलिए, तो ये जो पीछे सीन है, कभी ऐसा दिखे तो ऐसा क्लिक करके मुझे भेजना, ठीक है? तो एग्रीकल्चर के 3 भाग हैं। एक फॉर्म एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, और एग्रीकल्चर एग्री एंसिलरी बिजनेस।
तो क्रॉप लोन और केसीसी अलाइड एक्टिविटी में कोई भी सीलिंग नहीं है, जितना लोन लेने आएगा सारा प्रियोरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा। फॉर्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्मर प्रोड्यूसर कंपनी, पहले ये लिमिट 5 करोड़ था जिसे बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया, एक चेंज हो गया सुधीर, है ना, नोट कर लो डायरी में। जी। पहले कितना था ये? 5 करोड़ था सर। 5 करोड़ तक था। और जो पहला लाइन जो लिखा हमने क्रॉप लोन, ये पहले भी अनलिमिटेड था, नीड बेस्ड था, अभी भी अनलिमिटेड है। लेकिन अनलिमिटेड जहाँ है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को जो 5 करोड़ था अभी से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया। 10 करोड़ कर और दिया। एक परिवर्तन किया है, लोन अगेंस्ट निगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट, इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयरहाउस लिमिट जो है, जो 12 महीने के लिए रिपेबल होता है, ये फॉर्म एग्रीकल्चर का हिस्सा है। पहले ये 75 लाख था, इसे बढ़ाकर कितना कर दिया? 90 lakhs कर दिया। 90 लाख जी। करके। तो ये नोट कर लो, लिख लो, है ना। जी सर। पहले 75 लाख था निगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट इलेक्ट्रॉनिक के लिए, है ना। और तो जी ये सर। 90 लाख हो गया जो 75 लाख था। और 50 लाख था जो नॉट निगोशिएबल था, वो बढ़ा के 60 लाख कर दिया। ठीक है। जी सर। जी सर। तो ज्यादातर सवाल अब 90 लाख का पूछेगा, क्योंकि 50 का जब 75 हुआ था, तो वो 75 75 वाले पूछते थे इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस का। और नॉट नेगोशिएबल वाला क्या था? 50 लाख था। अभी आप देखिए वर्तमान में जो अभी गाइडलाइन जारी किया है उसने इलेक्ट्रॉनिकली नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट के अगेंस्ट अगर कोई लोन लेने आता है किसान, तो उसको मैक्सिमम 90 लाख कर दिया। और अगर नॉट नेगोशिएबल है, फिजिकल रिसीट है, नेगोशिएबल नहीं है, तो वहां पर 60 लाख। याद रहेगा सुधीर? जी सर बिल्कुल। हाँ, और सोलर पंप इंस्टॉलेशंस वगैरह के लिए भी उन्होंने फॉर्म एग्रीकल्चर में वहाँ पर दिया हुआ है, जो भी नीड बेस रहेगा। लेकिन उसके बाद जो हम लोग और कैटेगरी में पढ़ेंगे, जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें आपको और चेंजेस भी मिलेंगे। एक चेंजेस मैं बता दे रहा हूँ, हालांकि वो कल पढ़ेंगे हम लोग, सेक्टर वाइज हम कल पढ़ेंगे। लेकिन एक चेंजेस ये है कि पहले क्या था, जो कॉरपोरेट फार्मर थे, है ना, कॉरपोरेट फार्मर को हम 2 करोड़ तक लोन देते थे, जी। अब उसको बढ़ाकर 4 करोड़ कर दिया। चार कितना करोड़ कर कर दिया? दिया। 4 करोड़। 4 करोड़ कर दिया। ये सरकार जो है ना, क्या क्या बोलते डबल इंजन की हैं? सरकार। डबल, क्या जी सर। कौन सा सरकार बोलते हैं? दोनों तरफ सरकार क्या बोलते हैं? डबल इंजन की सरकार, है ना। जी सर। डबल जी। इंजन सब बढ़ा बढ़ा के 5 का 10 कर दिया, है ना, या 2 का 4 कर दिया। तो 2 करोड़ था पहले कॉरपोरेट कस्टमर के लिए, कॉस्ट कॉरपोरेट फार्मर के लिए, अब उसे बढ़ाकर 4 करोड़ कर दिया। चलिए अगला देखते हैं, एमएसएमई और एक्सपोर्ट क्रेडिट। एमएसएमई के डेफिनेशन में बहुत बदलाव हुआ है, एमएसएमई के माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में। तो कल के सेशन में हम डिटेल सेक्टर वाइज पढ़ेंगे, आज थोड़ा समराइज तरीके से है। एमएसएमई के 3 पार्ट होते हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। जी सर। एमएसएमई के जो इंटरप्राइजेस होते हैं 2 तरह के होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री के होते हैं। सर्विस सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग में उनको प्लांट एंड मशीनरी लगता है, सर्विस में क्या लगता है? इक्विपमेंट्स लगता है। तो दोनों को डिसाइड किया जाता है कि कौन माइक्रो होगा, स्मॉल होगा, मीडियम, ये डिसाइड करता है कि उस उद्योग धंधा, उस फैक्ट्री को बिठाने में लागत और टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर के आधार पर। तो इनके 3 डेफिनेशन है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। अगर इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट अगर 2.5 करोड़ है, तो वो माइक्रो कहलाएगा। और उसका टर्नओवर 10 करोड़ होगा, टर्नओवर 10 करोड़। अगर इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ है और टर्नओवर 100 करोड़ है, तो वो कहलाएगा स्मॉल। अगर इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ है और टर्नओवर 500 करोड़ है, तो वो कहलाएगा मीडियम। तो 3 सेक्टर है। थोड़ा इस बार ऑड फिगर दे दिया है ना सुधीर, थोड़ा ऑड फिगर दे जी सर। दिया है। क्यों? इसको भी 2.5 2.5 गुना कर दिया उसने। हाँ सर बिल्कुल, 2.5 गुना कर दिया, और जो टर्नओवर था उसको 2 गुना कर दिया। नहीं नहीं, टर्नओवर को 4 गुना कर दिया। अच्छा, 4 गुना कर दिया, जी सर। 4 गुना कर दिया ना, देखो ना, देखो पहले क्या था, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ था। अभी क्या कर जी दिया? सर। 2.5 करोड़, 25 करोड़, 125 करोड़, तो एक सौ 2.5 गुना पच्चीस कर करोड़ दिया। कर दिया। 2.5 गुना कर दिया सर। और टर्नओवर पहले क्या था? 5 करोड़, 50 करोड़ और 250। 250 करोड़ था, मतलब जी पांच जी गुना जी। था। अभी क्या कर दिया? मैं अभी टर्नओवर कर दिया 10 करोड़, 100 करोड़ और 500 करोड़ कर दिया, 500 करोड़, जी मतलब सर। 4 गुना है।
तो आपको याद रखना हाँ। पड़ेगा, तीन कैटेगरी है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। माइक्रो मतलब ऐसा उद्योग धंधा जिसे बैठाने में या उसको लगाने में जो लागत है वो 2.5 करोड़ तक आता है, और उसका टर्नओवर 10 करोड़ तक आता है, तो वो माइक्रो कहलाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर कोई 2.5 करोड़ की लागत से कोई उद्योग धंधा लगाया और उसका टर्नओवर 15 करोड़ हो गया, तो वो माइक्रो नहीं कहलाएगा, अब वो स्मॉल कैटेगरी में चला जाएगा। हाँ। दोनों क्राइटेरिया उसके विद इन थ्रेशोल्ड लिमिट में होना चाहिए। तो 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 10 करोड़ का टर्नओवर हो तो माइक्रो कहलाएगा। 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 100 करोड़ का टर्नओवर हो तो स्मॉल कहलाएगा। 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 500 करोड़ का टर्नओवर हो तो मीडियम कहलाएगा। अब तो याद आ गया होगा, है ना सुधीर? जी सर। चलिए, अब एक पार्ट है स्टार्टअप एमएसएमई एलिजिबल टू 50 करोड़। तो स्टार्टअप के लिए पहले भी 50 करोड़ था, अभी भी 50 करोड़ है, क्योंकि स्टार्टअप में बहुत सारी फैसिलिटीज सरकार देती है, बहुत सारी राहत देती है, उनको बहुत सारे सपोर्ट देती है। एक्सपोर्ट क्रेडिट में एक बड़ा चेंज हुआ है। एक्सपोर्ट क्रेडिट में क्या था कि दो 2% ऑफ एएनबीसी उसका लक्ष्य था। 2% ऑफ एएनबीसी आर सी ओ बी एस सी एक्सपोर्ट क्रेडिट करना है। मतलब जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ होगा वो उसमें 2% ऑफ एएनबीसी होना चाहिए। और इंडिविजुअल कस्टमर अगर एक्सपोर्ट क्रेडिट है तो पहले 40 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर 50 करोड़ कर दिया। कितना कर दिया सुधीर अब? एक, 40। पहले 40 करोड़ था, देखो 2020 से पहले वो 25 करोड़ था एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए, फिर 2020 में 40 करोड़ कर दिया गया। और अभी जो है एक्सपोर्ट क्रेडिट में इंडिविजुअल का जो क्राइटेरिया है प्रियोरिटी सेक्टर का, वो है 50 करोड़ कर दिया। कितना कर दिया? 50। 50 करोड़ कर तो दिया। पचास जी करोड़ सर। तक के एक्सपोर्ट क्रेडिट होगा तो वो आपका प्रियोरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा। और ERDS जो डिस्काउंटिंग सिस्टम है, बिल का और ट्रांजेक्शन इंक्लूडेड होगा उसमें, टर्नओवर वगैरह में इंक्लूड होगा। अब आता है हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन और एजुकेशन लोन में बहुत चेंज किया। एजुकेशन लोन में कितना चेंज हुआ है बताओ? पहले 10 लाख था सुधीर, अब बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया, अभी बढ़ा के 25 लाख कर दिया गया 25 लाख कर दिया सर। है। जी जी। तो मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है, लोन बढ़ाते जा रहे हैं, है ना? पूरा जी सब कुछ सर। बढ़ रहा है, मतलब पैरेलल इकोनॉमी बढ़िया बढ़िया बढ़ रहा है, सहयोग बढ़ रहा है। तो क्योंकि अभी जितना सपोर्ट, जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो आवश्यकता देख के और इकोनॉमी को सही बूस्टअप देने के लिए ऐसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हाउसिंग लोन में बहुत बदलाव हुआ है। पहले हाउसिंग लोन में क्या था बदलाव, सुधीर याद आ रहा है पहले हाउसिंग लोन में क्या था? मेट्रो और नॉन मेट्रो के अकॉर्डिंग था सर हाँ, कि मेट्रो और 35 लाख। नॉन मेट्रो था। तो जी नॉन सर। मेट्रो में 25 लाख, और मेट्रो में कितना था? 35 लाख। 35 लाख था सर। जी ठीक है। सर। फिर उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कास्ट भी था। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट भी कास्ट था था। जी कितना? सर। तीस 10 10 लाख लाख। था नॉन मेट्रो में, और जी सर। और मेट्रो में क्या था? 45 लाख। 45 लाख था। जी सर। ठीक है। 45 लाख प्रोजेक्ट कास्ट, और आपका 35 लाख लोन हो तो वो मेट्रो में होता था। लेकिन अभी इसको चेंज कर दिया, अभी इसको तीन कैटेगरी में कर दिया। तीन कैटेगरी कर दिया, मतलब 10 लाख रुपए तक के, 10 लाख तक के पॉपुलेशन है तो वहां पर तीन कैटेगरी कर दिया। 10 लाख तक के पॉपुलेशन का एक कैटेगरी, 10 से 50 लाख के पॉपुलेशन का एक कैटेगरी, और 50 लाख से ऊपर। तो 10 लाख तक के पॉपुलेशन में अगर हाउसिंग लोन होता है 35 लाख रुपए, तो प्रियोरिटी सेक्टर में होगा। 10 लाख से 50 लाख तक के, क्योंकि जनसंख्या भी तो बढ़ रही है ना सुधीर, जनसंख्या भी जी बढ़ सर। रही है ना? पहले कितने थे अब कम है ना? अब कितने बढ़ रहे हैं? तो 10 लाख तक की अगर जनसंख्या है, वो उस एरिया में अगर कोई घर बनाता है तो 35 लाख रुपए तक का लोन लेता है, तो वो क्या कहलाएगा? प्रायोरिटी सेक्टर। 10 लाख से 50 लाख तक है तो 45 लाख, 50 लाख से ऊपर है तो 50 लाख। इसको मेट्रो टाइप का दिया है। तो ये तीन कैटेगरी किया है। अभी तो मैं समरी बता रहा हूँ, लेकिन फिर बाद में आपको डिटेल भी बताऊंगा। उसके लिए प्रोजेक्ट कास्ट क्या किया है, अगर 10 लाख तक के पॉपुलेशन है तो वहां पर लोन की लिमिट है 35 लाख, और जो प्रोजेक्ट कास्ट है वो 44 लाख। और जो जहां पर 45 लाख है वहां पर 57 लाख प्रोजेक्ट कास्ट है। मतलब जो 10 लाख से ऊपर और 50 लाख तक पॉपुलेशन है, वहां हाउसिंग लोन 45 लाख होना चाहिए और प्रोजेक्ट कास्ट 57 लाख होना चाहिए। जहां 50 लाख से ज्यादा की आपका पॉपुलेशन है, तो वहां पर लोन मैक्सिमम 50 लाख।
तो आपको याद होगा, सुधीर सुधीर याद कर लेगा। हाँ, 50 लाख से ऊपर जनसंख्या है, 50 लाख तो लोन, 50 लाख का लोन हो गया है ना। सर। और जी। अगर 10 लाख से ज्यादा, 50 लाख तक तो 45 लाख, पर 10 लाख 45 हो के अंदर है तो 35 लाख। ये इस क्राइटेरिया में 50 लाख, देखना ज्यादातर सवाल 50 लाख वाला पूछेगा। 50 लाख से जी। ऊपर जनसंख्या है, लोन कितना होगा? 50 लाख, है ना। टिक लगा के आ जाना। और प्रोजेक्ट कास्ट देखेंगे तो 44 लाख, 57 लाख और 63 लाख। हालांकि कल डिटेल सेशन में टेबुलर फॉर्मेट में पढ़ाएंगे। एक मेजर चेंजेस आया है एजुकेशन लोन में। एजुकेशन लोन में चेंजेस आया है 25 लाख। पहले कितना था सुधीर, बताओ। 20 लाख था सर, डोमेस्टिक और चाहे इंटरनेशनल पढ़ने जाए 20 लाख थी सर। उसमें वोकेशनल कोर्स भी इंक्लूड था, अब वो 20 लाख बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया। एक और परिवर्तन हुआ है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए हाउस में भी लोन दिया है। पहले 6 लाख था नॉन मेट्रो में, 10 लाख था मेट्रो में। अब इसे बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया, है ना। 10, 12 और 15 लाख कर दिया, मैक्सिमम 15 लाख कर दिया। और 10, 12 और 15 किस आधार पर किया है? 10 लाख तक के पॉपुलेशन है तो 10 लाख, 10 लाख से 50 लाख का पॉपुलेशन है तो 12 लाख, 50 लाख से ऊपर का पॉपुलेशन है तो 15 लाख। तो ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस का दिया है। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर, देखते हैं अगले स्लाइड पर क्या है। तो अगला स्लाइड कुछ मिसलेनियस स्लाइड है जो रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल एनर्जी में भी चेंजेस हुआ है। रिन्यूएबल एनर्जी में पहले 30 लाख था कम्युनिटी लाइटिंग के लिए, अब उसे बढ़ाकर 35 लाख कर दिया। और इंडिविजुअल में पहले भी 10 लाख था, अभी भी 10 लाख है। बराबर है सुधीर? जी सर। जी सर। पीछे आपके सीन कितना अच्छा है, देखो आपके, आप जहाँ बैठे हो आपके पीछे सीन कितना अच्छा है। तो इसमें खर्चा भी तो आता होगा, ये विंड एनर्जी है ना। जी सर। तो रिन्यूएबल एनर्जी जो अभी इसमें लक्ष्य दिया गया है कि अगर 35 करोड़ तक के उस कोई इंस्टीट्यूशंस को लोन देते हैं जो कम्युनिटी रिन्यूएबल एनर्जी में काम करता है, तो 35 करोड़ तक होगा तो वो प्रियोरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा। पहले ये 30 करोड़ था, इसके पहले 15 करोड़ था, 15 करोड़ से बढ़ाकर 30 करोड़ किया था, 30 करोड़ से बढ़ा के अभी 35 करोड़ कर दिया। और इंडिविजुअल के लिए 10 लाख पहले भी था, अभी भी 10 लाख है। 10 लाख। वाटर एंड सैनिटेशन लोन जो है वो कल डिटेल पढ़ेंगे, जिसमें इसमें 5 करोड़ तक के था, और जो हॉस्पिटल वगैरह में 10 करोड़ था। तो कल सेगमेंट वाइज हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। स्टार्टअप एमएसएमई हो चाहे एग्रीकल्चर हो, जहां पर स्टार्टअप आए आंसर क्या होगा? 50 करोड़ होगा। 50 करोड़। जी सर। स्टार्टअप में 50 करोड़ होगा। मॉनिटरिंग एंड नॉन अचीवमेंट में एक बात कही गई है कि प्रियोरिटी सेक्टर गाइडलाइन का रिव्यू होगा, क्वार्टरली रिपोर्टिंग होगी, एनुअल रिपोर्टिंग होगा। और अगर कोई शॉर्टफॉल पाया जाता है तो शॉर्टफॉल वाला जो पैसा है वो आरआईडीएफ को ट्रांसफर किया जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए सुधीर बैंक मैनेजर है और उसका बैंक जो है प्रियोरिटी सेक्टर का टारगेट 75% है, पूरा नहीं कर पाए, मान लो ये 70% किए, तो जो शॉर्टफॉल है 5% का, 5% का अपना पैसा उनको कहाँ देना पड़ेगा सुधीर? आरआईडीएफ RI। देना पड़ेगा, जो जी। नाबार्ड उसको हैंडल करता है। और वहां पर जो है इंटरेस्ट पेनल्टी क्या मिलेगा? बैंक रेट -4, मतलब आपको कितना ब्याज मिलेगा? बैंक रेट कितना है सुधीर अभी? 6.5। 6.5 जी सर। तो 6.5 में से 4 घटा दो, 2.5% मिलेगा। बताओ। 2.5%। है, 100 करोड़ का पैसा शॉर्टफॉल हो गया, 100 करोड़ प्रियोरिटी सेक्टर में। 100 करोड़ प्रियोरिटी सेक्टर हम लोन नहीं दे पाए तो 100 करोड़ में हमें कितना मिलेगा? 2.5% मिलेगा। अगर केसीसी की देते तो 7% मिलता। जी सर। जी सर, 1.5% 7% प्लस गवर्नमेंट से डेढ़ मिलता है। परसेंट 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन भी तो मिलता, जी सर। है ना। बात समझ साढ़े में आठ आई तो बोलिए हो, है ना। आपको बिल्कुल सर। तो ये शॉर्टफॉल है, अगर नॉन अचीवमेंट होता है तो प्रियोरिटी सेक्टर में इंटरेस्ट पेनल्टी बैंक रेट -4% है। हायर स्केल में कभी ये सवाल पूछ लेता है, शॉर्टफॉल हो गया तो आरआईडीएफ में जो है कितना जो है पेनल्टी इंटरेस्ट की लगती है। तो आज का ये सेशन छोटा सा सेशन था, आधा पार्ट है। इसके बाद हमारे 8 सेक्टर और बचे हैं। इसमें कल हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, एक्सपोर्ट क्रेडिट, रिन्यूएबल एनर्जी और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और व्हीकल सेक्शन। कल के सेशन में सारा हम ये उनके सब सेगमेंट पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद एक दिन मैं क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा कि प्रियोरिटी सेक्टर में कितने क्वेश्चन आंसर होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग कुछ परिवर्तन देखें। प्रियोरिटी सेक्टर में टारगेट तो समान है, लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है जिसमें वेयर हाउस रिसीट के अगेंस्ट जो लोन देते हैं 12 महीने के लिए पेबल होता है, वो पहले 75 लाख था जिसे बढ़ाकर 90 लाख कर दिया गया है।
कॉरपोरेट बोरो जो फार्मर है उनका पहले लिमिट 2 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर 4 करोड़ कर दिया गया है। एजुकेशन लोन में परिवर्तन किया गया है, पहले 20 लाख था, अभी 25 लाख कर दिया गया है। हाउसिंग लोन में परिवर्तन कर दिया गया है, पहले 25 और 35 लाख था, जिसे बढ़ाकर 35 लाख, 45 लाख और 50 लाख पचास कर लाख दिया गया। जी एक सर। बार में भले याद रखना कठिन होगा, लेकिन फिर हम लोग 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको जरूर याद होगा। तो आज के सेशंस में कुछ आशा करता हूँ कि थोड़ा सा चेंजेस तो आपको सीखने मिला होगा। थोड़ा लेट हुआ था इसलिए हम सेशन को यहीं विराम कर रखेंगे। फिर हम लोग कल इस प्रियोरिटी सेक्टर को और सेकंड पार्ट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सीखने मिला आपको, अच्छा कुछ नया चीज़ जानकारी मिला सुधीर? जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल नया सर्कुलर था सर, जानकारी मिली है, प्रायोरिटी सेक्टर में काफ़ी चेंजेस हुए सर। ओके, कुछ लिखा है, पढ़ो तो पढ़ो। जी सर, आप अपने आप को इतना व्यर्थ मत समझो, अंधकार के बिना तारे भी चमक नहीं सकते। हाँ, मतलब कई बार ऐसा लगता है ना कि हम अंधकार में हैं, एकदम एकदम अंधेरा लग रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो उस समय भी व्यर्थ मत समझो, है ना? उस समय भी व्यर्थ मत समझो, क्योंकि जो तारे हैं ना वो अंधकार में ही चमकते हैं, उजाला हो जाएगा तो कहाँ दिखेंगे, है ना? तो जब हमारे जीवन में चुनौती आ जाती है, कठिनाई आ जाती है, या ऐसे हैरानी आ जाती है, या परेशान हो जाते हैं, उस समय हमारी असली काबिलियत दिखती है। और उसी के लिए वर्ड है, अपने आप को कभी भी हीन भावना से नहीं देखना है, व्यर्थ मत समझना है। आप में इम्पोर्टेंट्स है, भगवान ने कुछ खास चीज़ के लिए भेजा है, चुनौतियां मिली हैं, तभी तो हम चमक पाएंगे, है ना? तो और दूसरा, मैं एक आशा और निराशा में एक बात याद आ गई, मैं आपको बताता हूँ सुधीर। एक ना एक अच्छा इंसान था, उसके ना 2 बेटे थे, है ना? तो दोनों बेटों में से एक आशावादी था, एक निराशावादी। ठीक है, आशावादी मतलब सुधीर जैसे, जैसा भी हो, सर आएंगे ना रात को जगे रहते हैं, हम पढ़ाए कुछ तो पढ़ाएंगे, कुछ तो एक लाइन पढ़ाएंगे, आशावादी है। और एक निराशावादी है, 8 बजे आ गए तो अच्छा आया, 8 बजे आ गए पढ़ाने हैं, हम तो बैंक से पहुंचे नहीं, अभी खाना ही नहीं खाए, क्या पढ़ेंगे? और कुछ तो जो है ना मतलब जो निराशावादी होते हैं, 12 बजे, अच्छा 12 बजे कोई पढ़ेगा क्या? तो 2 व्यक्ति थे, उसके 2 बेटे थे, जो एक आशावादी था, एक निराशावादी था। तो उसने एक मनोवैज्ञानिक को बुलाया, बोले यार इनका क्या करूं, मैं परेशान हो गया हूँ। तो बोले दिवाली आने वाली है, तो एक काम करते हैं, जो निराशावादी बेटा है आपका, उसके कमरे में ना बढ़िया बढ़िया गुलाब के फूल, अच्छी लाइटें, अच्छे दिए, अच्छे पटाखे, अच्छी मिठाइयाँ, अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी रोशनी डाल देते हैं, ठीक? और जो आशावादी है, उसके कमरे में घोड़े की लीद डाल देते हैं, बदबू करते रहेगा, परेशान रहेगा। तो दोनों जगहों को डाल दिए। तो जो निराशावादी था उसके यहाँ तो बड़े गुलाब फूल, मिठाई, पटाखे, रोशनी, सारी चीजें डाले थे, नए कपड़े डाले थे। तो वहां उसके पिताजी देखने गए, तो वो बेचारा पद्मासन करके रो रहा है और परेशान हो रहा है। तो ये बोले कि क्या हो गया, क्या क्या दिक्कत है आपको, क्यों परेशान हो रहे हो? तो बोला ये मिठाई क्या, थोड़े मुंह में अच्छा लगेगा, बाद में तो पेट में खराब करेगा, है शुगर आ जाएगा है, थोड़े थोड़ी समय तक ये मीठा लगेगा, मिठाई का क्या करे? बोले फटाके, ये फटाके का क्या है, जलना है क्या, मारना है क्या? ऐसा कोई बाप है क्या जो अपने बच्चे के लिए मर्डर कर रहा हो ये फटाके दे के? हैं, फूट गए तो, मैं जल गया तो मेरे बोले ये गुलाब फूल क्या क्या है, थोड़ी देर में मुरझा जाना है। बोले ये नए कपड़े क्या हैं, पहले भी तो नए कपड़े पहने थे, ये भी तो पुराने हो ही जाएंगे कल, है ना? बोले ये मतलब उसको सब चीज में निराशा दिख रहा है। बोले जी भाई। बोले फटाके क्या? बोले फटाके क्या, फटाके देखे नहीं क्या, आए दिनों में दुकान जल जाती है, मकान जल जाता है, लोग जल जाते हैं, तो क्या आपने मुझे मारने के लिए भेजा है क्या? ऐसा बाप मैंने देखा नहीं, हत्यारा बाप इसको बड़ा परेशान हो गया, बोले कैसा लड़का है, हत्यारा बाप बोल रहा है। बोला जाके देखूं, ये तो बहुत गुस्से में आ गया, इसको अच्छी अच्छी चीजें दिया फिर भी गुस्से में आ गया। बोले दूसरे बेटे के पास जाके देखता हूँ, जिसको हमने नेगेटिव चीजें दी हैं, घोड़े के मतलब लीड डाल दी गई है उसके कमरे में, सब जगह बदबू आ रही है। तो वहां जाके देखे तो वो मस्त खोज रहा है, वो मदमस्त हो गया, वो उछल कूद कर रहा है। तो उसको बोले क्या हो गया, पागल हो गए हो क्या, क्या कर रहे हो बेटा? तो बोला मैं तो खोज रहा हूँ, जब यहाँ घोड़े की लीद है तो घोड़ा भी कहीं होगा मैं घोड़े को खोज रहा हूँ बोले घोड़े को खोज रहा हूँ, उसकी सवारी करूंगा। तो बोले ऐसा है कि जो आशावादी व्यक्ति होगा हर जगह आशा ढूंढ लेगा, और जो निराशावादी होगा उसको कितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया जाए, या कितनी भी सारी चीज दे दी जाए, वो मतलब हर चीज का निराशावादी निकालेगा। तो हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना है,
जो गिवन सिचुएशन दिया गया है उस गिवन सिचुएशन में जो बेस्ट हो सकता है, जो खोज सकते हैं हम, खोजना है। तो आशा करता हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी और आप अपने पॉजिटिव माइंड सेट, जो माइंड सेट है उसको काम करेंगे। आदर्शा जी उड़ीसा से हैं, देखो जय जगन्नाथ बोल रहे हैं। और कीर्ति जी चले गए, है ना, सोने चले गए, लेट हो गए होंगे। चलिए तो सब अच्छा लगा आपको, आज का सेशन अच्छा लगा। बाकी जी तो सर। हैं 11 साथी हैं, 11 बजे हैं, तो बस, है ना। आप सभी को अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और सीखने के लिए हमेशा आते रहिए, इस शुभकामना के साथ हम विदा लेते हैं। फिर मुलाकात करेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।